नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोहली क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 दिल्ली के सुल्तान। ये आपका चैप्टर हो गया। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक किस वंश से थे? तो ये मामलुक वंश से थे। इसका व्याख्या देख लेंगे। दिल्ली के सुल्तानों में आरंभिक सुल्तान ममलुक वंश के थे। इन शासकों में सबसे पहला मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत पर शासन के दौरान आरंभिक सुल्तानों की प्रमुख समस्या पर विचार कीजिए। जो आरंभिक सुल्तान था उसका क्या क्या प्रमुख समस्या था उस पर विचार करना। प्रथम कथन देखते हैं। तुर्क सरदार और गुलाम सुल्तान के प्रति विद्रोह करते रहते थे। दूसरा, इस समय मध्य एशिया के मंगोल चंगेज खां के लगातार आक्रमण एक बड़ी समस्या थी। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा गया तो ऑप्शन हो जाएगा सी। पहला और दूसरा दोनों सही दिया गया है। अब इसका हम लोग थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत पर मामलुक वंश के सुल्तानों ने शासन करना प्रारंभ किया तो उनके सामने दो बड़ी समस्याएं थीं। इस समय बहुत से तुर्क सरदार और गुलाम मध्य एशिया से आकर भारत में बस गए थे। सुल्तान अपने राज्य को अपने सरदारों में बांट देता था और उसके बदले में वे सुल्तान को सैनिक देते थे और सल्तनत का शासन चलाने में उसकी सहायता करते थे। किंतु सरदार उस प्राप्त अनुदान से सदैव संतुष्ट नहीं रहते थे और सुल्तान के प्रति विद्रोह करते रहते थे। दूसरा, इस समय दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या थी वो मध्य एशिया के मंगोल अर्थात चंगेज खां के लगातार भारत की ओर बढ़ते हुए आक्रमण। वे सिंधु नदी को पार करके पंजाब तक आक्रमण करते थे। कुछ समय के लिए उन्होंने पंजाब पर अधिकार कर लिया। मंगोल सल्तनत के लिए संकट का कारण बने रहते थे। जो मंगोल था वो सल्तनत के लिए एक संकट का कारण बना रहता था। सुल्तान इल्तुतमिश के समय सर्वप्रथम मंगोल चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया। तो चंगेज खां जब आक्रमण किया तो उस समय कौन था सुल्तान दिल्ली पर? इल्तुतमिश। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कथन और कारण दिया गया है। तो कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित रखी। तो बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित रखी। कारण कह रहा है, बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। तो बलबन क्या था? सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। मतलब उस पर कोई निरंकुश ना लगाया जा सके। जो शासक होता, जो राजा होता, जो सुल्तान होता है, उसका ये मानना था बलबन का। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इसका कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देख लेंगे। दिल्ली सल्तनत के कई साधारण सुल्तानों के बाद शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय वाला बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। दिल्ली सल्तनत के कई साधारण सुल्तानों के बाद शक्तिशाली और दृढ़ निश्चय वाला बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। वह इस बात पर अधिक बल देता था कि सेना और शासन पर सुल्तान का पूर्ण अधिकार हो। बलबन सुल्तान की निरंकुश शक्ति पर विश्वास करता था। क्वेश्चन नंबर 4। अलाउद्दीन खिलजी के शासक बनते ही उसके प्रारंभिक कार्य थे। तो अलाउद्दीन जैसे ही शासक बना तो उसका क्या प्रारंभिक कार्य था, उसके द्वारा जो कौन सा कार्य किया गया? पहला है, सुल्तान बनते ही उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा, गंगा यमुना के बीच के उपजाऊ क्षेत्र अर्थात दोआब के धनी व्यक्तियों पर उसने भूमि कर बढ़ा दिया। तीसरा, उसने भूमि की नाप करवाई और इस नाप के आधार पर लगान निर्धारित किए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? तो उपयुक्त में से सभी कथन सही दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त तीनों कथन सही है। सन 1290 ईस्वी में ममलुक वंश के बाद एक नए वंश अर्थात खिलजी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का महत्वाकांक्षी सुल्तान हुआ। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा
अलाउद्दीन खिलजी दूसरा सिकंदर बनकर संसार को विजित करना चाहता था, अतः सुल्तान बनते ही उसने संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा। युद्ध कार्यों के लिए उसे एक विशाल सेना व उनके वेतन आदि के लिए प्रचुर धनराशि की आवश्यकता थी, अतः उसने गंगा यमुना के बीच के उपजाऊ क्षेत्र अर्थात दोआब के धनी व्यक्तियों पर भूमि कर, जो भूमि टैक्स था वो बढ़ा दिया, लैंड टैक्स बढ़ा दिया। उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य लगान और खेती के भूमि के कर का फिर से निर्धारण करना था। उसने अपने राज्य की खेती की भूमि की नाप करवाई और फिर इस नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया। तीसरा, उसने वस्तु के मूल्यों पर भी नियंत्रण किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के विजय से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? अलाउद्दीन की विजय से संबंधित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं, इसमें पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विजय संबंधित है। पहला, अलाउद्दीन ने रणथंभौर और चित्तौड़ के प्रसिद्ध किलों को जीत कर राजस्थान पर अधिकार किया। दूसरा, अलाउद्दीन के दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण का उद्देश्य धन दौलत प्राप्त करना था। तीसरा, अलाउद्दीन ने स्वयं दक्षिण भारतीय अभियानों का नेतृत्व किया। तो देखिए, दक्षिण भारतीय अभियानों का स्वयं नेतृत्व अलाउद्दीन ने नहीं किया था। इसका एक सेना था, जो सेनानायक मलिक कफूर के द्वारा किया गया था दक्षिण भारत का अभियान। वो लीड कौन कर रहा था उसमें? मलिक कफूर कर रहा था। तो इसमें से गलत पूछा गया था, इसका गलत ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकी सब सही दिया गया। अलाउद्दीन की सेना ने दक्षिण भारत के सुदूर मदुरई नगर तक आक्रमण किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कहाँ? दक्षिण में सुदूर मदुरई नगर तक आक्रमण किया गया था। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उपर्युक्त विकल्पों में सी असत्य है, मतलब सी जो विकल्प था वो गलत दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि दक्षिण भारतीय अभियानों में अलाउद्दीन का सेनापति मलिक कफूर प्रमुख नेतृत्व करता था। बाकी तीनों विकल्प जो है वो सही दिया गया है। अलाउद्दीन की प्रमुख उपलब्धि दक्षिण भारतीय राज्यों पर विजय प्राप्त करना था। दक्षिण भारतीय राज्यों पर अभियान का प्रमुख उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना ही नहीं था, बल्कि धन दौलत भी प्राप्त करना था। सेनापति जो था वो कौन था उसमें? मलिक कफूर ने सभी दिशाओं में लूट मार की और देवगिरी के यादवों और वारंगल की काकतियों, दौड़ समुद्र के होयसालों तथा दक्षिण के अन्य राज्यों से बहुत अधिक मात्रा में धन इकट्ठा किया और मलिक कफूर ने दक्षिण भारत के सुदूर मदुरई नगर तक आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया? तो आप लोग जरूर जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया बाजार नियंत्रण, जो अर्थात मूल्य पर नियंत्रण रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। निम्न मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति के पहली बार लागू किया था? तो मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार जो लागू किया था ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? तो इब्न बतूता जो है किसके समय में आया भारत? ये अरब यात्री था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। देखते हैं व्याख्या। उपर्युक्त विकल्पों में भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 इसका शासनकाल रहा के काल में उत्तर अफ्रीका का एक अरब यात्री इब्न बतूता भारत में आया और उसने यहाँ के निवासियों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया। तो आपको कमेंट करके बताना है इब्न बतूता द्वारा जो लिखा गया कौन सा पुस्तक है, इसकी रचना जरूर आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जिसमें से कौन कौन सा कार्य किया गया उससे संबंधित कथनों पर हमें विचार करना है। देखते हैं पहला कथन। तुगलक ने दोआब के किसानों पर भारी कर वृद्धि की। तुगलक अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दौलताबाद से दिल्ली ले आया, तो ये तो गलत है। तुगलक के काल में ही दक्षिण भारत में 2 नए राज्य
बहमानी और विजयनगर का जन्म हुआ। तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्के को बंद करा दिया। तो पीपल और सांकेतिक बंद नहीं करा दिया गया, बल्कि वो चालू करवा दिया गया था सांकेतिक सिक्का टोकन सिस्टम जो था। उपयुक्त में से कौन सा इसमें सही पूछा गया है? अच्छा, बंद करा दिया गया। हाँ, शुरू भी करवाया गया, फिर वैसे बंद भी करा दिया गया। देखते हैं ऑप्शन। तो इसका देखिए पहला और चौथा होना चाहिए। एक मिनट। तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्कों को बंद करा दिया गया। ये ऑप्शन जो है इसका आपका 4 कह रहा है। इसके बारे में क्या 4 ये सही है? देखते हैं। पीतल ये तो बंद नहीं शुरू किया गया था, बाद में इसे बंद करवाया गया था। चलिए, इसका हो जाएगा आपका पहला तो हो गया आपका सही। पहला इसमें पूछा गया सही है, और उसके तुगलक काल में ही दक्षिण भारत में 2 नए राज्य, बिल्कुल सही। तो पहला और तीसरा इसमें सही है। ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट और थर्ड सी हो जाएगा। हालांकि तुगलक ने पीतल और तांबे का सांकेतिक सिक्कों को बंद करा दिया गया था, बाद में इसके द्वारा ये फैसला को वापस ले लिया गया था, जो शुरू किया गया था इन्हीं के द्वारा। चलिए, इसका देख लेते हैं व्याख्या। उपर्युक्त कथनों में पहला और तीसरा सही है, बल्कि जबकि कथन दूसरा और चौथा गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह भारत ही नहीं बल्कि मध्य एशिया में भी विजय प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसको एक बड़ी सेना की आवश्यकता थी, और सेना के खर्च के लिए उसको बहुत सा धन भी चाहिए था। अतः उसने दोआब के किसानों पर भारी कर वृद्धि कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया और उसका नया नाम दौलताबाद रखा। हालांकि यह परिवर्तन सफल नहीं रहा, और थोड़े समय बाद मोहम्मद बिन तुगलक पुनः दिल्ली लौट आया और दिल्ली एक बार फिर राजधानी बन गई। तुगलक की असफलता और दक्षिण राज्यों पर कमजोर पकड़ से सुदूर दक्षिण क्षेत्र से दूर के प्रांतों के शासकों अर्थात गवर्नरों ने सुल्तान राज की कमजोरी को समझ लिया और विद्रोह कर दिया, और अंत में अपने राज स्थापित कर लिए। इसी के समय दक्षिण में 2 स्वतंत्र राज्य बहमानी और विजयनगर राज्य का उदय हुआ। अब सुल्तान का दक्षिण भारत के राजनीतिक मामलों में कोई दखल नहीं रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्के चलवाए। तो पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए, जिनको राजकोष में देकर बदले में सोने चांदी के सिक्के प्राप्त किए जा सकते थे। सुल्तान की यह योजना भी असफल रही। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। जो मोहम्मद बिन द्वारा जो शुरू किया गया था वो पीतल और जो तांबा का सिक्का मुद्रा, वो असफल सिद्ध हुई। कारण कह रहा, मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसका ये कारण बता रहा है। देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आर दोनों सही है, और जो आर है अर्थात कथन जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या भी करता है। अब थोड़ा इसका भी देख लेते हैं व्याख्या। उपर्युक्त गुटों में सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में अनेक परिवर्तन कार्य किए, जिनमें एक सांकेतिक मुद्रा भी चलाना था। हालांकि वह अपनी अधिकांश योजना अर्थात जैसे हो गया राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा चलाना, दोआब कर वृद्धि, मध्य एशिया विजय आदि में असफल रहा, और सांकेतिक मुद्रा के तहत उसने पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्के चलाए, जिसको राजकोष में देकर बदले में सोने चांदी के सिक्के प्राप्त किए जा सकते थे। यदि सुल्तान सांकेतिक सिक्के के बनने पर अपना नियंत्रण रखता और केवल राज के ही नियंत्रण में इन सिक्कों का प्रचलन किया जाता तो इस योजना में सफलता मिलती, किंतु बहुत से लोग तांबे और पीतल के सांकेतिक मुद्रे बनाने लगे, अतः अर्थव्यवस्था पर सुल्तान का कोई अधिकार नहीं रहा। फलतः सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन सुल्तान को बंद करना पड़ा। लास्ट में जाकर फिर इसे वापस कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन से क्या याद आ गया? इस क्वेश्चन से हम लोग को याद आ गया 2000 का नोटबंदी, अर्थात सॉरी नोट 2000 को वापस फिर ले लिया गया हमारे सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। पहले तो शुरू किया गया पुराने वाला जो 500 का जो 1000 का नोट था उसे बंद करके,
2000 का जो चला था फिर वापस 2000 को वापस फिर ले लिया गया, कुछ उसी से कोरिलेट हो रहा है। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तुगलक सुल्तानों में कौन एक कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है? तो कल्याणकारी सुल्तान किसे कहा गया? तो इस तुगलक सुल्तानों में तो ये कहा गया है फिरोज शाह तुगलक को। क्यों कहा गया देखते हैं। तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जिसका समय रहा 1351 ईस्वी से 1388, अपने सुधारवादी कार्यों के कारण कल्याणकारी सुल्तान कहलाता है। फिरोज शाह तुगलक अपने राज के सरदारों के साथ व्यवहार करने में उदार था। उसने किसान के लिए सिंचाई की योजना बनाकर नहरों का निर्माण कराया। यमुना नहर इन्हीं नहरों में से एक है। उसने शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की। फिरोज को भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में भी रुचि थी। जो फिरोज शाह तुगलक था उसे जो भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में भी रुचि थी। अतः उसके आदेश से संस्कृत के अनेक पुस्तकों का, जिनमें धर्म और दर्शन की भी कुछ पुस्तकें थीं, अरबी और फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। उसने अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली मंगवाया और उनमें से एक को अपने राजमहल की छत पर लगवाया। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक ने निम्न में से किन नगरों को बसाया? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा इनमें से कौन सा नगर है जो बसाया गया है इनके द्वारा? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजात। इसका पहला, दूसरा और तीसरा हो जाएगा ऑप्शन सी। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद, फिरोजपुर और हिसार फिरोजा नामक नगरों को बसाया। क्वेश्चन देखेंगे 13। दिल्ली सल्तनत के पतन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के पतन से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला है, तुर्क सरदार तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। जो तुर्क सरदार है तैमूर, उसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। दूसरा, दिल्ली सल्तनत के कमजोर उत्तराधिकारी विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं रख सका। तो ये तो होगा ही। तीसरा, इस समय अनेक स्थानीय प्रांत, राजा रजवाड़े आदि स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। ये भी सही है। और दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद लोधी वंश का शासन आया। तो दिल्ली सल्तनत के बाद लोधी वंश का शासन आया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो पूछा गया। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, यही असत्य है। लोधी वंश का शासन नहीं हुआ था। देखते हैं। उपर्युक्त कथनों में कथन जो डी है असत्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा का शासन आया, ना कि लोधी वंश का। और पहला कथन सही है क्योंकि 1398 ईस्वी में तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण किया। उसका उद्देश्य केवल उत्तर भारत पर आक्रमण करना और लूट का माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना था। जो कथन दूसरा और तीसरा भी सही है क्योंकि दिल्ली सल्तनत के उत्तरवर्ती शासकों अपने विजित क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं रख सके। इस समय अनेक प्रांत जैसे आधुनिक बिहार और बंगाल स्वतंत्र हो गए। दक्षिण भारतीय राज्यों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं रहा। सन 1413 ईस्वी में तुगलक वंश का अंत हो गया और एक नए वंश की स्थापना हुई। उसने अपने को सुल्तान घोषित किया और सैयद वंश जो 1414 ईस्वी से 1451 की स्थापना की। हालांकि इस वंश का शासनकाल काफ़ी कम समय के लिए रहा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित की? तो सिकंदर लोदी के द्वारा जो था ये दिल्ली से राजधानी कहाँ हस्तांतरित किया गया था? ये किया गया था आपका आगरा। ऑप्शन हो जाएगा बी। देख लेते हैं व्याख्या। उपर्युक्त विकल्प में बी जो है वो सही है। सिकंदर लोदी 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासन में रहा। अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर एक नए नगर में ले गया जो आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्यों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्यों से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला,
उसने पश्चिम बंगाल तक गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। उसने वस्तु के मूल्य घटाए और मूल्य पर नियंत्रण किया। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया? तो आपका जो हो जाएगा, आपका दोनों कथन सही दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। उपर्युक्त दोनों कथन सही है। सिकंदर लोदी एक महत्वाकांक्षी शासक था, अतः शासक बनते ही उसने पश्चिम बंगाल तक गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। सामाजिक कार्यों के तहत उसने जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। उसने वस्तुओं के मूल्य घटाकर और मूल्यों पर नियंत्रण करके राज्य के आर्थिक दशा को सुधारने का भी प्रयास किया। क्वेश्चन नंबर 16, किस लोदी सुल्तान का अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया? तो किस लोदी सुल्तान का अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया? तो वह था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का सबसे अंतिम शासक भी रहा। विकल्प जो है आपका ये सही हो जाएगा। लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी के समय अफगान सरदारों ने सर्वाधिक विरोध किया। ऐसा इसलिए क्योंकि लोदी सुल्तान अफगान थे, अतः वे अफगान सरदारों की राजभक्ति पर अधिक निर्भर थे, किंतु राजा की शक्तिशाली स्थिति को देखकर ये सरदार अधिक प्रसन्न नहीं थे। प्रमुख अफगान सरदारों ने अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी का सर्वाधिक विरोध किया। अंत में काबुल के शासक बाबर के साथ मिलकर उन्होंने षड्यंत्र किया और सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित करने में सफल हुआ। कौन? बाबर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, इक्ता प्रणाली संबंधित है। तो इक्ता प्रणाली संबंधित है किसे? किसी भूमि भाग से लगान वसूल कर रखे लेने का अनुदान है। किसी भूमि भाग से लगान वसूल कर रख लेने का अनुदान ही क्या हो इक्ता प्रणाली कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है? तो हमें देखना है। मुकदम गांव का वंशागुनत मुखिया मुशर्रिफ है। लगान वसूल और हिसाब की देखरेख निम्न में सुमेलित नहीं, इसमें पूछा। हाँ, बख्शी सेना का प्रमुख अधिकारी और काजी प्रमुख सलाहकार। तो काजी प्रमुख सलाहकार नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको काजी के बारे में पता होगा, बाकी सभी नहीं पता रहेगा तो भी आप बना लोगे। तो ये सही है, ये सही है, ये और साथ ही आपका ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखते हैं इसका व्याख्या। उपर्युक्त विकल्पों में डी है जो सही नहीं है, क्योंकि काजी प्रमुख सलाहकार ना होकर राज्य के प्रमुख न्यायाधीश होता था। वह धार्मिक मामलों में राजा को अपनी राय देता था। अन्य विकल्प जो है आपका पहला, दूसरा और तीसरा ABC सुमेलित है। जो मुकदम जो था वो गांव का वंशागुनत मुखिया होता था। मुशर्रिफ जो लगान वसूली के समय सहायता करता था। जो मुशर्रिफ था वो लगान वसूली के समय सहायता करता था और उसके हिसाब की देखभाल करता था। वजीर और बख्शी जो सेना का अधिकारी सबसे प्रमुख थे। वजीर और उसके कर्मचारी लगान वसूल हो जाने पर उसके हिसाब की देखभाल करता था और अनुदान का भी लेखा रखता था। कौन? वजीर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, दिल्ली सल्तनत काल में स्वतंत्र हुए राज्यों के संबंध में विचार कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत काल के समय में जो स्वतंत्र हुए राज्य थे उससे संबंधित कथन दिया गया, देखते हैं। पहला है, इस समय स्वतंत्र राज्यों में मालवा, गुजरात, कश्मीर, जौनपुर और बंगाल प्रमुख राज्य थे। जौनपुर इस समय हिंदी साहित्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तीसरा, मेवाड़ शासक राणा कुंभा एक अच्छा कवि और संगीतकार था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है आपका? ये आपका तीनों हो जाएगा। तीनों कथन जो दिया गया वो सही दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन सही है। इस समय जैसे जैसे सल्तनत की शक्ति कम होती गई, इस विशाल देश के विभिन्न भागों में बहुत से नए राज्य बन गए, जैसे पश्चिम भारत में मालवा और गुजरात के राज्य। अहमदाबाद नगर की स्थापना करने वाला अहमद शाह ने गुजरात के राज्यों को शक्तिशाली बनाया। सुंदर दुर्ग नगर मांडू को बनवाने वाले हुसन शाह के शासनकाल में
सुंदर दुर्ग नगर मांडू को बनवाने वाले हुसंग शाह के शासनकाल में मालवा का राज महत्वपूर्ण हो गया। इन राज्यों के अलावा इस समय कश्मीर, जौनपुर और बंगाल भी प्रमुख राज्य थे। जैनुल आवेदीन कश्मीर का एक बड़ा ही लोकप्रिय शासक था। उसने 15वीं शताब्दी में राज्य किया। फिरोज तुगलक की भांति उसने संस्कृत और फारसी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। इस समय जौनपुर हिंदी साहित्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। जौनपुर पर सरकी वंश के लोगों का राज्य था। तो जौनपुर पर किसका राज्य था? तो सरकी वंश के लोगों का राज्य था। सल्तनत काल में ही राजपूत शासकों में मेवाड़ शासक राणा कुंभा बहुमुखी प्रतिभा वाला शासक था। तो सल्तनत काल में ही जो राजपूत शासक था, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा बहुत ही प्रतिभाशाली और शासक था। वह महान योद्धा के साथ साथ एक अच्छा कवि और संगीतकार भी था। इस समय राजपूतों के जोधपुर और बीकानेर जैसे अन्य राज्यों की भी स्थापना हुई थी। और इसी समय हो गया था, जोधपुर हो गया, बीकानेर, ये सब राज्य का स्थापना हो चुका था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20। सल्तनत काल के समय दक्षिण और सुदूर दक्षिण के दो प्रमुख राज्यों बहमनी और विजयनगर से संबंधित कथनों पर विचार करना है। तो सल्तनत काल के समय दक्षिण और सुदूर दक्षिण के दो प्रमुख राज्यों बहमनी और विजयनगर से संबंधित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, बहमनी और विजयनगर सल्तनत से स्वतंत्र दो प्रमुख राज्य थे। दूसरा, बहमनी राज के संस्थापक हरिहर बुक्का नाम के दो भाई थे। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज के अंतर्गत था। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो होगा पहला और तीसरा वो सही लग रहा है। देखते हैं। तो इसका जो तीसरा है ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। उपयुक्त कथन पहला और जो तीसरा सही, जबकि कथन जो दूसरा वो गलत है, क्योंकि बहमनी राज्य, तो बहमनी जो राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने नहीं की, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने की थी। इस समय दक्षिण और सुदूर दक्षिण में जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सल्तनत का दक्षिण भाग का अधिकार कमजोर हो गया, तो सुल्तान के अधिकारियों ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और बहमनी तथा विजयनगर राज्यों की स्थापना हुई। तो जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत कमज़ोर होता है तो बहुत सारा छोटे छोटे राज्य फिर बन के उभरने लगा, वो फिर जाके बड़ा राज्य होता है। वो काफ़ी समय तक वो लोग शासक भी रहा था, शासन भी किया अपने अपने राज्यों में। सन 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और 1347 में हसन गंगू के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना कर दिया जाता है, स्वतंत्र रूप से घोषित कर दिया जाता है। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की। किसने? तो हसन गंगू ने बहमन शाह की उपाधि धारण की और वह इस वंश का पहला शासक हुआ। कृष्णा नदी तक संपूर्ण उत्तरी दक्कन बहमनी राज के अंतर्गत था। आगे बढ़ेंगे। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की। इन्होंने होयसाल के राज्य, जो आधुनिक मैसूर राज्य में है, के क्षेत्र को विजय किया और सन 1336 में अपने को विजयनगर राज्य का शासक अर्थात स्वतंत्र शासक घोषित किया। किसने? हरिहर बुक्का ने। तो वह विजयनगर का स्थापना कब हो जाता है? 1336 में हरिहर बुक्का के द्वारा, जबकि बहमनी साम्राज्य का स्थापना होता 1347 में हसन गंगू के द्वारा। उन्होंने हस्तिनावती अर्थात आधुनिक हम्पी को अपनी राजधानी बनाई। किसने? तो हरिहर बुक्का। तो विजयनगर राज्य की जो राजधानी बना वो हम्पी था। और 1370 ईस्वी में विजयनगर ने मदुरई को जीत लिया। कब? 1370 में विजयनगर किसे जीत लिया? विजयनगर ने तो मदुरई को जीत लिया। बहमनी और विजयनगर आपस में युद्धरत थे। ये लोग आपस में लड़ते रहते थे, बहमनी और विजयनगर। ये दोनों राज्य रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ भूमि भाग था और दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। तो ये दोनों राज्य के बीच में पड़ता था, इसलिए दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट का ये वजह हुआ करता था।
तो जो वो चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 हम लोग कंप्लीट कर लिए। कोशिश रहा था कि एक दिन में एक ही चैप्टर को कंप्लीट करने का। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जनता का जीवन। तो ज़रूर आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर नए हैं तो, और साथ साथ शेयर करें, और साथ साथ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।